Welcome back, friends, to our channel e-learning commerce classes. This is part 4 for chapter 1 of first chapter bookkeeping and accountancy. हमने पिछले इसमें देखा कि कौन से कंसेप्ट हमारे बिजनेस में काम आने वाले हैं। उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 12 कंसेप्ट देखे। बहुत ही आसान थे लेकिन समझने ज़रूरी थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले तो हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Accounting standard, in the words of Mr. Kohler, accounting standard are the code of conduct imposed by custom, law, or professional bodies for the benefit of public accountants and accountants generally. अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये एक फ्रेमवर्क है अंडर विच सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं ताकि वो कंपेरेबल हो दूसरे बिजनेस एंटिटी के वजह इस पे, और हम सारे अकाउंट्स एक ही तरह से लिख सके, कंसिस्टेंटली लिख सके, कंपेरेबल हो, वो एडिक्वेट हो, रिलायबल हो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हेल्पफुल हो। अगर मैं आपको बोलूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग तो ये गलत नहीं होगा। सारे अकाउंट्स हम इसी स्टैंडर्ड के बेस पे लिखते हैं ताकि ये समझने में भी आसानी हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। अब देखते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसकी नीड क्यों हुई ये समझ लीजिए। टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपके स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ सको। हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, यानी क्या आप एक कोई रूल्स लिख के रखोगे तो सब कोई उसे फॉलो कर सकते हैं। पिछला अकाउंटेंट जाने के बाद दूसरा अकाउंटेंट भी वो उसी रूल्स पे फॉलो कर सकता है। तीसरा है टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज़, यानी क्या आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सको। आगे है टू इन्हेंस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम उसे सही तरीके से लिख लेंगे तो सबको रिलायबल भी होगा और सब उसे फॉलो भी कर सकेंगे। एंड पांचवा है लीगल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, यानी क्या आपको ये फॉलो करना ये मैंडेटरी है आपके लिए, इसलिए आपको उसे फॉलो करना ज़रूरी है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर मैंडेटरीली फॉलो करने के लिए बोला गया है, इसलिए हमें इसे फॉलो करना ज़रूरी है। और इंडिया में ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं जो कि अलग अलग एरिया के कंसेप्ट को कवर करता है और किस तरह से हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे उसके बारे में हमें गाइड करता है। ये सबके ऊपर मैंडेटरीली अप्लाई होता है और इसे हर एक किसी को फॉलो करना पड़ता है। बस कुछ चीज़ें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अप्लाई होती है, कुछ लिस्टेड कंपनी को होती है, कुछ प्रोप्राइटर को होती है, कुछ पार्टनरशिप को। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और उसके थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको करना चाहूँगा। पहला है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यानी क्या, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं उसे हम एक जगह लिख लें ताकि उसे हम अपने पढ़ने वालों को बता सके कि हमने क्या पॉलिसी फॉलो की है और क्या प्रोसीजर हमने उसे कंटिन्यू किया है। और अगर उसमें हमने कुछ चेंज किया है तो उसका रीज़न और क्यों किया है और कब से किया है उसके बारे में भी हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये था अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। इट वाज इशूड इन 1991 यानी 1991 में इसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया था। अब देखते हैं दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी क्या, आपका जो स्टॉक होता है बिजनेस का उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें बताया गया कि हम अपने स्टॉक को किस तरह से वैल्यू करें और उसे हम अपने बुक्स में किस तरह से लिख सकते हैं और इसे हमें कब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेना है, कब रिलाइजेबल वैल्यू पे लेना है। हिस्टोरिकल यानी जब परचेज कॉस्ट या रिलाइजेबल यानी कितने पे सेल हो सकता है उसे कब लेना है, वो सब जानकारी हमें AS2 यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में दी गई है।
अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है, हमें कई बार तो पता चल जाता है प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा कैश, लिक्विड कैश, हार्ड कैश जिसे हम कहते हैं पैसा, वो कहाँ पे अटका हुआ है या कहाँ से फ्लो होता है और कहाँ पे पैसे कितने दिन तक अटके हुए रहते हैं। इसलिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको जो मैंने कहा था एनुअल रिपोर्ट, अगर आप उसमें देखोगे तो हमको 100% उसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट मिलेगा। आप उसे देख सकते हो और कोरिलेट कर सकते हो। अब देखते हैं आगे का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक्चुअली अब डिसकंटिन्यू हो गया है और वो जाके मर्ज हो गया है AS10 में। मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे वाला स्टैंडर्ड जो है AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगेन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी डिसकंटिन्यू कर दिया है और आगे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जाके वो मर्ज हो चुका है। आगे का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS9 यानी रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन यानी क्या, अब कब अपने बुक्स में पैसे को, आपके रेवेन्यू को रिकग्नाइज करो, यानी आप अपने बुक्स में कब अपने सेल को रिकग्नाइज करो या आपने जो सर्विस दी है उसे कब रिकग्नाइज करो, उसके बारे में बताया गया है। और कब उसे रिकग्नाइज नहीं करना है उसके बारे में भी इसके ऊपर जानकारी दी गई है। ये भी 1991 में ही इशू हुआ था। अब देखते हैं AS10। AS10 आपकी बुक में आप उसे देख पाओगे कि वो लिखा गया है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, बट एक्चुअली ये नाम चेंज हो चुका है जब से डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग AS10 में मर्ज हुआ है। अब उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इस नाम से जानते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि हम कौन सी एसेट को कब वैल्यूएशन कैसे किया जाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसके ऊपर आने वाले खर्चे को हम कब कैपिटलाइज कर सकते हैं और कब नहीं करना होता है। और उसी में ही बताया गया है कि हम उसे डेप्रिशिएट कैसे करते हैं, कौन से मेथड से किया जा सकता है और कितने सालों तक किया जा सकता है। डेप्रिसिएशन यानी क्या, आप जब भी कोई मशीन यूज़ करते हो तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट ख़राब हो जाता है या उसकी लाइफ कम हो जाती है। समझ लीजिए आपने एक पंखा ख़रीदा है जिसकी लाइफ अगर अगर आप सोचो तो एक 10 साल या 5 साल या 10 साल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो आपने अगर 10 साल के लिए अगर एक पंखा ख़रीदा है और वो आपने 10,000 में ख़रीदा है, तो हर साल की डेप्रिसिएशन अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे निकालोगे तो क्या होगी, 1000 रुपये डिवाइडेड बाय 100, यानी जो भी अमाउंट आएगा आप उसे डेप्रिसिएट करते जाओगे। अब देखते हैं आगे का स्टैंडर्ड जो कि है AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि जो भी हमें ग्रांट, सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ड्यूरिंग रनिंग ऑफ बिजनेस। कई बार हमें गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम देती है जब हम हमारा बिजनेस लोअर और बैकवर्ड एरिया में चलाते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो काफ़ी ग्रांट्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं या सब्सिडीज़ मिलते हैं। वो उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से अपने बुक्स में लें, ये उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अच्छे से बताया गया है। AS13 आगे के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इस स्टैंडर्ड में आपको बताया गया है कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, यानी क्या, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ऐसे कुछ सिक्योरिटीज़ में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे आप कॉस्ट बेसिस पे कब लेते हो या मार्क टू मार्केट कब करते हो, इसके बारे में इसे बताया गया है। इसे शॉर्ट में बताया जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम हमेशा कॉस्ट पे लेते हैं चाहे उसमें बहुत फ्लक्चुएशन क्यों ना आया हो, और शॉर्ट टर्म जो होता है उसे हम अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन हमारे बुक्स में उसकी एंट्री पास करते रहते हैं। ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS13। अब देखते हैं आगे का स्टैंडर्ड जो है AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ये एक्चुअली बताता है कि हमें डेफर्ड टैक्स एसेट कब होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब होती है। दोस्तों ये कंसेप्ट थोड़ी अटपटी सी है, ये आप जब प्रैक्टिकली काम करोगे तब आपको समझ में आएगी। अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों वैसे तो 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लेकिन हमारे बुक्स में इतने ही दिए हैं। कभी अगर आपको इच्छा हो तो मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बता सकता हूँ। आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानना है, तो हम उसके लिए एक अलग सेशन ला सकते हैं आपके लिए, और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम डिटेल में भी आपके लिए ला सकते हैं। दोस्तों ये था चैप्टर 1, यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसके जितने भी आपके बुक्स में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उसे कैसे लिखना है एग्ज़ाम में,
और आप कैसे मार्क्स निकाल सकते हो, उसे किस तरह से लिख के किस तरह से अच्छे मार्क निकाल सकते हो, उसका एक सीरीज़ अलग से लेके आएंगे। उसका आप यूज़ करके से आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो उसे मिस ना कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है जो हम अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं। वो है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत ही बेसिक लेसन है अकाउंटेंसी के हिसाब से, और लाइफ टाइम यूज़ होने वाला लेसन है। तो इसे मिस ना कीजिएगा आप, और ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, कीप अस सब्सक्राइब्ड एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।